हेलो गाइस, व्हाट्सअप। आज हम शुरू करेंगे सीआरपीसी। सीआरपीसी का हमने कोई ज्यादा नहीं करना है, लंबा चौड़ा। चैप्टर 1 करेंगे। सेक्शन 1 to 5 है, प्रीलिमिनरी चैप्टर है ये। और इसमें जो सेक्शन 2 है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें प्री में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे इसको चंक्स में, और कोशिश करेंगे कि जो भी हमने पढ़ा है क्लास में ही हमारे याद हो जाए। बार बार ये नहीं कि वीडियो देखी और दिमाग में कुछ गया नहीं, ऐसा काम नहीं। क्लास लगाई है तो मतलब इतना मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ये चीजें क्लास में ही याद। ठीक है, तो सीआरपीसी में हम सबसे पहले करेंगे सेक्शन 1। सेक्शन 1 क्या कहता है? सेक्शन 1 इसका नेम बताता है। सबसे पहले नेम क्या है सीआरपीसी का? नेम है इसका सीआरपीसी का कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। तो उसके बाद इसका पीटी में कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि यार ये केम इनटू फोर्स कब फोर्स में आया था। ठीक है, तो इसका आंसर है अप्रैल फूल 1974 में ये फोर्स में आ गया था। 1 अप्रैल 1974 को ये फोर्स में आया था। नाम इसका है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। ये फोर्स में कब आया? 1974 में। तो इसीलिए हम जब भी बोलते हैं हम ये बोलते हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, क्योंकि सेक्शन 1 बोलता है कि इसका नाम। उसके बाद ये अप्लाई कहाँ कहाँ पे करता है? ये तो सीधी सी बात है कि एप्लीकेबिलिटी क्या है सीआरपीसी की, क्या ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है? तो इसका आंसर है हाँ, ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है। तो अगला क्वेश्चन उठता है कि क्या इसकी कोई एक्सेप्शन है जहाँ पे ये ना लगता हो? हाँ है, नागालैंड और ट्राइबल एरियाज में ये नहीं लगेगा। नागालैंड और ट्राइबल एरियाज में नहीं लगेगा। फिर क्वेश्चन उठता है क्या हम इन एरियाज में अगर सीआरपीसी को लगवाना चाहें तो क्या लगवा सकते हैं? तो इसका भी आंसर है हाँ। मैं तो नहीं लगवाऊंगा, ना आप लगवाओगे, तो कैसे लगेगा? तो ये स्टेट गवर्नमेंट बताएगी कि ये देखो, दिस कैन बी मेड एप्लीकेबल टू नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज बाय द कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट होगी नागालैंड की, वो बोलेगी कि हाँ भाई आज से सीआरपीसी यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, उसके लिए नोटिफिकेशन पास करे। ठीक है, उसके बाद क्या कुछ ऐसी प्रोविजंस है सीआरपीसी की जो पूरे ही इंडिया में लगती है? हाँ है। कौन सी है वो प्रोविजन? चैप्टर 8, 10, 11। चैप्टर 8, 10, 11 पूरा एक इंडिया में लगता है सीआरपीसी का। तो सबसे पहले हमको ये देखना कि ये 3 चैप्टर पूरे इंडिया में क्यों एप्लीकेबल हुए, क्या जरूरत पड़ गई थी। ठीक है, स्टार्टिंग से ही इनको एप्लीकेबल किया गया है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि चैप्टर 8 क्या है, 10 क्या है, 11 क्या है। चैप्टर 8 है सिक्योरिटी फॉर पीस एंड गुड बिहेवियर की बात करता है। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर की बात करता है। और चैप्टर 11 क्या है? प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस। ये देखो यहाँ पे लिखा है। चैप्टर 8 क्या है? सिक्योरिटी फॉर पीस एंड गुड बिहेवियर है, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक पीस एंड ऑर्डर। चैप्टर 11 क्या? प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस। अब इन तीनों का अगर हम देखेंगे ना, तो इनका पर्पस एक ही बनता है कि टू मेंटेन द सोसाइटल पीस। अब सोसाइटी को पीसफुल रखने के लिए पुलिस को कुछ पावर्स दी होती है, या एग्जेक्टिव को कोई पावर दी होती है। तो वो सारी प्रोविजन इन चैप्टर्स में लिखी हुई है। इसलिए ये तीनों चैप्टर स्टार्ट से ही पूरे ही इंडिया में लागू किए गए थे, एप्लीकेबल किए गए थे। उसके बाद क्वेश्चन उठता है कि ट्राइबल एरियाज क्या होते हैं? हम बोल तो रहे हैं ना कि द सीआरपीसी विल अप्लाई टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज। नागालैंड तो स्टेट हमको पता, फिर ट्राइबल एरियाज क्या है? ट्राइबल एरियाज सिंपल सी बात है, एक्सप्लेनेशन बताती है। एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 1 टेल अस अबाउट द ट्राइबल एरियाज। तो ट्राइबल एरियाज कौन कौन से हैं? वो वाले एरिया जो 21 जनवरी 1972 से पहले शेड्यूल 6 में लिखे हुए थे, उनको हम ट्राइबल एरियाज मानते हैं। अब एक बेसिक सा क्वेश्चन बनता है कि यार 21 जनवरी 1972 क्यों लिया हमने, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? ये बस वैसे ही याद कर लो, बेसिक कोई क्वेश्चन तो नहीं आता इसका कि पर इस दिन ना हमारी 3 स्टेट्स बनी थी इंडिया में, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, इसी दिन क्रिएट हुई थी। तो अब मतलब जो इनके ट्राइबल एरियाज हैं वो भी शेड्यूल 6 में लिखे हुए थे पहले से ही। तो मतलब आप हिसाब लगा लो कि इन स्टेट्स में भी कुछ ट्राइबल एरियाज हैं जिन पे सीआरपीसी नहीं एप्लीकेबल होता। पर हाँ, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो नोटिफिकेशन निकाले, ट्राइबल एरियाज में भी लगवा सकती है। पर एक चीज याद रखना कि जो ट्राइबल एरिया शिलोंग के है ना, दे आर नॉट कंसिडर ट्राइबल एरियाज फॉर द पर्पस ऑफ सीआरपीसी। शिलोंग के जो ट्राइबल एरियाज है ना, वो सीआरपीसी के लिए ट्राइबल एरियाज नहीं माने जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि उनपे सीआरपीसी एप्लीकेबल होगा। ट्राइबल एरियाज ऑफ शिलोंग आर नॉट कंसिडर्ड ट्राइबल एरियाज फॉर द पर्पस ऑफ सीआरपीसी। इसका इम्प्लीकेशन यही निकलेगा कि जो ट्राइबल एरिया शिलोंग के उनपे सीआरपीसी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अब इसका हम पढ़ भी लेते हैं कि हमारे बेयर एक्ट में क्या चीज बोली गई है इस चीज को लेकर। सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। इसका नेम क्या है? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया।
यहाँ पे ये इसलिए है कि पहले यहाँ पे इन्होंने लिखा था कि ये जम्मू एंड कश्मीर में नहीं लगता, फिर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया तो इसको जम्मू एंड कश्मीर में भी एप्लीकेबल कर दिया गया। तो मतलब ये एट प्रेजेंट कहाँ पे एप्लीकेबल है, ये होल ऑफ द इंडिया में एप्लीकेबल है। उसके बाद इसके प्रोवाइजर दिया गया, प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड अदर देन दोज रिलेटिंग टू चैप्टर 8, 10, 11 शैल नॉट अप्लाई टू द स्टेट ऑफ नागालैंड या टू द ट्राइबल एरियाज। ये चीज मैंने आपको समझा दी है पहले ही कि इस कोड की जो प्रोविजंस है वो नागालैंड और ट्राइबल एरियाज में नहीं लगेंगी, पर कौन कौन सी लगेगी वहां पे, ये वाली चैप्टर 8, 10, 11 ये नागालैंड में भी लगेगी और ट्राइबल एरियाज में भी लगेगी। चैप्टर 8 क्या था, रिकॉल करो आप अपने आप दिमाग से, सिक्योरिटी फॉर पीस एंड गुड बिहेवियर। चैप्टर 10 क्या है, वैसे ही चैप्टर 11 को रिकॉल करो, प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस यहाँ पे दिया। चैप्टर 10 क्या, मेंटेनिंग पीस के लिए जो एग्जेक्टिव को पावर दी गई है। बट द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन अप्लाई सच प्रोविजंस और एनी ऑफ देम टू द होल और पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ नागालैंड और सच ट्राइबल एरिया। ये भी आपको बता दिया, अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो ट्राइबल एरियाज में या नागालैंड में सीआरपीसी के प्रोविजंस को अप्लाई कर सकती है विद सच सप्लीमेंटल इंसिडेंटल कॉन्सिक्वेंशियल मॉडिफिकेशन एज द केस में बी इन द नोटिफिकेशन। जैसे स्टेट गवर्नमेंट को ठीक लगता है, अगर कुछ मॉडिफाई करके लगाना है तो वो मॉडिफाई करके भी सीआरपीसी को अपनी स्टेट में लगा सकता है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दी थी, एक्सप्लेनेशन क्या बताती है, ट्राइबल एरियाज। ट्राइबल एरियाज कौन से होते हैं, 21 जन 1972 से पहले जो ट्राइबल एरियाज ऑफ असम है और जो शेड्यूल 6 में लिखे गए हैं पैरा 20 में, उनको बोलते हैं हम ट्राइबल एरियाज। इसमें ये देखो जो चीज मैंने बताई थी, अदर देन दोज विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी ऑफ शिलोंग, शिलोंग की म्यूनिसिपैलिटी में जो ट्राइबल एरियाज हैं उनको हम ट्राइबल एरियाज नहीं मानेंगे फॉर द पर्पस ऑफ सीआरपीसी, तो मतलब वहां पे सीआरपीसी एप्लीकेबल होगा। उसके बाद इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 1974, अप्रैल फूल पे ये आया था। उसके बाद हम करते हैं सेक्शन 2। सेक्शन 2 इसका बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन बन जाता है क्योंकि ये हमारा डेफिनेशन क्लोज, सेक्शन 2 हमारा डेफिनेशन क्लोज। तो इसमें हमारे से ना सीधा क्वेश्चन आ जाते हैं कि यार बताओ कि इस डेफिनेशन में क्या है, 2N में क्या है, 2D में क्या है, तो ये सारी चीजें नॉर्मल पूछ लेते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इसके लिए तो मैं आपको अब याद करवा देता हूँ, यहीं पे थोड़ा निमोनिक बनाया हुआ है, उस हिसाब से अगर आप देखो, निमोनिक नहीं कईयों को वैसे ही याद हो जाता, कोई बड़ी बात नहीं है, पर चलो अगर फिर भी अगर 10 लोगों को भी याद हो रहा है तो इट इज बेनिफिशियल फॉर यू ओनली। ठीक है, लो हमने खोला डेफिनेशन क्लोज सेक्शन 2। अब सबसे पहले मैं आपको ये बोलूंगा कि आपका ना इसकी वो देख लें सारा। सबसे पहले हम ना डेफिनेशन क्लोज में कौन से क्लोज में दी गई है चीज, हम ये चीज पढ़ लें ताकि हमको ये चीज पूरी याद रहे, ये नहीं कि हम भूल जाएं या कुछ भी है। पीटी में क्लिक नहीं होता यार, बंदा सोचता रहता है यार ऑफेंस आ गया, ऑफेंस कहाँ दिया गया हुआ है, ऑफेंस यार 2 क्लोज एम में है या 2 क्लोज एन में है, तो पीटी में ऐसे ही कंफ्यूज हो जाता बंदा, उसको पता नहीं लगता कि यार क्या करूं मैं। तो इसलिए हमको कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैं आपको डेफिनेशन यहीं पे याद करवा देता हूँ। सबसे पहले तो ये याद करो कि डेफिनेशन एक्सटेंड करती है 2A टू 2Y, ठीक है, इतनी डेफिनेशन है। और ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बताओ किस डेफिनेशन में क्या है। मैं बेसिक जो इंपॉर्टेंट है ना वो आपको सारी याद करवाने लगा हूँ यहीं पे क्लास में। तो अब ये हिसाब लगा के चलो, पहले एक चीज सुनो, बच्चा कॉम्प्लेन पीके हिंदी क्वेश्चन पूछता है, ये लाइन याद कर लो, बच्चा कॉम्प्लेन पीके हिंदी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, ये हमारा निमोनिक रहेगा। इससे हम H तक A to H टिप्स पे कर लेंगे, कभी गलती का चांस नहीं रहेगा। अब एक चीज हमेशा नोट रखना कि आप सभी ने एनालाइज किया ही होगा कि जो डेफिनेशन क्लोज है ना वो हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर से चलता है। अगर 2A है तो उस पे B से शुरू होता है, उसके बाद C आएगा, D आएगा, E, ऐसे करते करते अल्फाबेटिकली आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला था, बच्चा PA, बच्चा कॉम्प्लेन पी के, पी तो आ ही नहीं सकता, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलता है, मैंने आपको बोला है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलता है, तो पी तो आ ही नहीं सकता, तो इसको काट दो। सी के बाद क्या आना चाहिए, DEFGH, इनमें से कुछ आना चाहिए। तो उसके बाद पीके हिंदी क्वेश्चन पूछता है, तो हिंदी। उसके बाद क्वेश्चन पूछता है, इससे कुछ नहीं। अब ये देखो, 2 क्लोज A टॉक्स अबाउट बेलेबल ऑफेंस। अगर बेलेबल ऑफेंस यहाँ पे दिया है तो हमारे डायरेक्ट दिमाग में आता है यार बेलेबल यहाँ दिया तो नॉन बेलेबल कहाँ दिया होगा, आता है कि नहीं।
तो नॉन बेलेबल भी हमारा कहाँ दिया गया, यहीं पे दिया गया, टू क्लोज ए। उसके बाद CHA, तो CHA क्या, सबसे बेसिक चीज हम सुनते आ रहे हैं, चार्ज। चार्ज कहाँ दिया, 2B, कभी गलती नहीं होगी। CO कोग्निजेबल ऑफेंस, CO शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं हम, CO को, कोग्निजेबल ऑफेंस को हम क्या लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, CO, तो कोग्निजेबल ऑफेंस। अब जब भी हम कोग्निजेबल ऑफेंस पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आएगा यार नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस कहाँ पे होगा, तो नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस कहाँ दिया है, CL, कैरियर लॉन्चर नाम का इंस्टीट्यूट है एक, जो CSAT वगैरह कराता है UPSC वालों के लिए, तो उसमें CL से याद कर लेना। सी से है कोग्निजेबल ऑफेंस और L से क्या है, नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस। उसके बाद कंप्लेंट, ये तो पता लग ही रहा है, कॉम्प्लेन से कंप्लेंट। हिंदी क्वेश्चन में HI डिनोट करता है हाई कोर्ट, INDI डिनोट करता है इंडिया। अब ये देखो यहाँ पे आ रहा क्वेश्चन हमारा, है ना, क्वेश्चन आ रहा। अब ये सोचो कि CRPC में हम क्वेश्चन कैसे कैसे पूछते हैं, कौन कौन सी स्टेज में पूछते हैं। यहाँ तो हम पूछते हैं इंक्वायरी में, यहाँ हम पूछते हैं इन्वेस्टिगेशन। क्वेश्चन तो आ भी नहीं सकता था, वैसे भी मैंने आपको बोला अल्फाबेटिकल चीज चलेगी, तो उसके बाद GHI चल रहा था। आई में हम क्वेश्चन कौन कौन सी है, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, ये भी अगर टू क्लोज G, टू क्लोज है, ठीक है। अब नहीं भूलेगा आपको क्या, बच्चा कॉम्प्लेन पी के हिंदी क्वेश्चन पूछता है, BA बेलेबल, CHA चार्ज, CO कोग्निजेबल ऑफेंस, कॉम्प्लेन कंप्लेंट, HI हाई कोर्ट, INDI इंडिया। क्वेश्चन कौन कौन से, आई से इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन। अब कई लोग बोलेंगे कि यार सर ये कैसे हम याद करें, कि हमको ये भी तो भूल सकते हैं कि पहले इंक्वायरी आएगा या इन्वेस्टिगेशन आएगा। तो ये मैं आपको बोल चुका हूँ, पहले ही अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चल रही हैं चीजें, INQ INV, तो V बाद में आता है, Q पहले आता है, तो इसमें कोई गलती वाली गुंजाइश नहीं है। नहीं तो ऐसे याद कर लो, टू क्लोज G से जांच, जांच मतलब इंक्वायरी, ठीक है। H तक तो आपको नहीं भूलते, H तक तो अब आपको नहीं भूल, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा टू क्लोज, अगला सेट करते हैं, है ना, टू क्लोज H तक तो आपको परमानेंट याद हो गया, ये नहीं बोलोगे। अब एक चीज देखो, आप सब मोस्टली क्या बनना चाहते हो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, या तो आप जज बनना चाहते हो या पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनना चाहते हो, है ना, तो तभी पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली तुम क्या बनना चाहते हो, मोस्टली बंदे बनना चाहते हैं जज। तो इससे आई से याद कर लो, मैं क्या बनना चाहता हूँ, आई क्या बनना चाहता हूँ, जज। तो जुडिशियल प्रोसीडिंग कहाँ दिया है, आई में। पर अब हर कोई तो जज बनेगा नहीं, वो बोलेगा मैं तो बन जाऊं जज, यू सीट एक ही है, मैं बनू जज, तुम बन जाओ PP। अपने दोस्त को बोल रहा है कि मैं तो बन गया जज, तुम बन जाओ PP, क्योंकि हर कोई तो जज बनेगा नहीं। तो ऑब्वियसली बात है, टू क्लोज यू क्या बन जाओ PP, ठीक है। वो बोलेगा मैं क्यों बनूं भाई PP, तुम बोलना तुम क्यों क्यों बनोगे, तुम प्लीड करना, तुम प्लीड करने के लिए PP बन जाओ। तो इसमें हमारा पहला सेट क्या होगा, एक और सेट, टू क्लोज आई, मैं तो बनूंगा जज जी, जुडिशियल प्रोसीडिंग। उसके बाद तुम्हारे दोस्त को बोल रहे हो तुम बन जाओ PP, टू क्लोज यू। वो बोलेगा मैं क्यों बनूं, मैं तो जज बनूंगा, तुम बोलोगे PP बन जा, बढ़िया स्कोप है, प्लीड करियो केस को, तो प्लीडर टू क्लोज क्यू में। अब मैंने आपको बेसिकली मेन मोटी मोटी डेफिनेशन बता दी, अभी कुछ बची हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें एक तो सीधा हिसाब किताब है, ये देखो इजी, टू क्लोज NOPQRS। देखो एस से क्या होता है, स्टेशन, तो टू क्लोज एस डिफाइन करता है पुलिस स्टेशन। टू क्लोज आर से क्या है, रिपोर्ट, टू क्लोज आर क्या बता रहा है, पुलिस रिपोर्ट। टू क्लोज क्यू मैं आपको बता चुका हूँ, क्यों बनना चाहता है भाई, लीडर। टू क्लोज P लेस, पी से ओ ऑफिसर, ओ फॉर ऑफिसर, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। एन से याद कर लो, नो मतलब नो ऑफेंस, नो ऑफेंस। एन से टू क्लोज एन क्या है, ऑफेंस डिफाइन करता है। टू क्लोज एन क्या डिफाइन करता है, ऑफेंस। आईपीसी में ऑफेंस कहाँ डिफाइन, आईपीसी में ऑफेंस कहाँ डिफाइन है, सेक्शन 40 में ऑफेंस डिफाइन। अब एक बार आपको याद हो गया तो देख लेना इसको, नहीं तो रिपीट करके देख लेना, मैं क्या ही रिपीट करूंगा, बैक करके वीडियो को देख लेना। अब बेसिक बेसिक मैंने आपको बता दिया। अब मेन जो एक दो रह गए हैं, वो टू क्लोज डब्ल्यू से हमेशा दिमाग में आता है वारंट, पर वारंट नहीं, वारंट का उल्टा क्या होता है, सम्मन के। इससे अगला डब्ल्यू के बाद एक्स ही है, डब्ल्यू के बाद अल्फाबेटिकली भी क्या आता है, एक्स पे क्या है, वारंट के। और यहाँ पे WA वेरी इंपॉर्टेंट, पीटी में पता नहीं कितनी बार रिपीट हो गया, विक्टिम बाद में ऐड हुआ था, 2009 में ऐड हुआ है ये, ठीक है। इसकी डेफिनेशन थोड़ी ब्रॉड है, ठीक है, और ब्रॉड डेफिनेशन है, और ये सीधा पूछ लेते हैं कि बताओ ये कब ऐड हुआ,
तो आंसर है इसका 2000। इसकी डेफिनेशन में कौन कौन बंदा विक्टिम में आता है? क्या एलआर्स विक्टिम हम है? क्या एलआर्स विक्टिम में आएंगे? तो आंसर इसका है यस, आएंगे। एलआर्स इसके विक्टिम में आएंगे, ठीक है। उसके बाद छोटे मोटे रह गए, जैसे टू क्लोज एम रह गया, तो इस पे होता है नोटिफिकेशन। अब इसमें मैं किसी को ऑफेंड तो नहीं करना चाहता, पर ऐसे याद कर लो, मोटी नोटी। ऑफेंड नहीं कर रहा किसी को, पर एक याद करने का तरीका है, कभी भूलेगा नहीं, ठीक है। नोटिफिकेशन। उसके बाद टू क्लोज वी रह गया, सब डिवीजन डिफाइन होती है, बस और कुछ है नहीं इतना इंपॉर्टेंट, तो देख लेना। इससे आपको ये तो है, पीटी वाला कोई भी क्वेश्चन आ गया ना, तो वहां पे ये नहीं करोगे टू क्लोज ए में है कि बी में है, ठीक है ना, ये नहीं आपको कंफ्यूजन हो। अब हम पढ़ लेते हैं कि डेफिनेशन में दिया क्या क्या। देखो डेफिनेशन का मैंने आपको बता दिया, सेक्शन 2A to 2Y है, ये अल्फाबेटिकली मूव करता है। 2A बेलेबल ऑफेंस की बात करता है, 2X वारंट केस की बात करता है, और 2Y रह गया था। 2Y तो पेरीमेटेरिया का कंसेप्ट है, वर्ड्स यूज्ड इन सीआरपीसी बट डिफाइंड इन आईपीसी हैव सेम मीनिंग एज असाइंड टू देम इन आईपीसी। सिंपल सी बात है, जो वर्ड सीआरपीसी में हमने यूज किए हैं पर डिफाइन नहीं किए गए हुए, तो उनका मतलब हम कहाँ से लेंगे? आईपीसी से। कोई बड़ा तो इससे एक चीज पता लगता है कि हमको सीआरपीसी एग्जॉस्टिव, टू क्लोज वाई बता रहा है ना कि हम आईपीसी से डेफिनेशन लेंगे, तो एग्जॉस्टिव नहीं। उसके बाद टू क्लोज जे रहना बताना भूल गया था मैं आपको। जे फॉर ज्यूरिसडिक्शन, लोकल जूर, सीधी बात है, जे फॉर ज्यूरिसडिक्शन याद कर लो, कोई दिक्कत वाली बात है। टू क्लोज ओ, टू क्लोज ओ मैंने आपको बता दिया, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। टू क्लोज आर आपको बता दिया, पुलिस रिपोर्ट। टू क्लोज पी आपको बता दिया, प्लेस। टू क्लोज एस आपको बता दिया, पुलिस स्टेशन। टू क्लोज एन आपको बता दिया, ऑफेंस। टू क्लोज एम तो वो भी आपको बता दिया, विदाउट ऑफेंडिंग एनीवन, मोटी नोटी। तो सेकंड सेट भी हम पढ़ चुके हैं, बच्चा कॉम्प्लेन पी के हिंदी क्वेश्चन पूछता है। बेलेबल ऑफेंस, चार्ज, कॉग्निजेबल ऑफेंस, कंप्लेंट, हाई कोर्ट, इंडिया। अल्फाबेटिक है, आई चल रहा क्वेश्चन, कैसे कैसे पूछेंगे, इंक्वायरी, इन्वेस्ट। उसके बाद टू क्लोज ए टू एच, ये तो हो गया वन सेट। टू क्लोज आई क्यू यू, ये भी बता दिया आपको। डब्ल्यू एक्स, ये भी बता दिया आपको। लेफ्ट ओवर डेफिनेशन एक रहेगी प्रिस्क्राइब्ड की, टू टी में है प्रिस्क्राइब्ड, टू वी भी आपको बता दी, सब डिवीजन। हम क्वेश्चन उठता है वेयर इज नॉन बेलेबल ऑफेंस डिफाइंड, मैंने आपको पहले ही बोला था, ये भी बता दिया। 2A में ही है, बेलेबल है तो साथ ही सेट उसका देख लो कहाँ पे। 2A क्या है? 2A पहली बात तो डेफिनेशन क्लोज में है, क्या 2A बेलेबल या नॉन बेलेबल को डिफाइन कर रहा है? तो इसका आंसर है बेलेबल या नॉन बेलेबल को डिफाइन नहीं कर रहा, वो बस सिर्फ एक शेड्यूल को रेफरेंस दे रहा है, ठीक है ना। पीछे सीआरपीसी का आप अपना बेरट निकालोगे, वहां पे शेड्यूल दिया गया है, तो उसको रेफर कर रहा है बस, टू क्लोज ए डिफाइन नहीं कर रहा कि बेलेबल ऑफेंस क्या हो, ठीक है। कौन से शेड्यूल को रेफरेंस दे रहा है? शेड्यूल 1 को। अब ये देखो कि जो अपना शेड्यूल 1 है ना, आप अपना शेड्यूल खोलना, उसकी दो क्लासिफिकेशन है, एक तो क्लासिफिकेशन 1 है, एक क्लासिफिकेशन 2 है ना। और जो हमारा नॉन बेलेबल ऑफेंस है वो टू क्लोज ए में ही मेंशन्ड है, ये भी मैंने आपको बता दिया। ये देखो क्लासिफिकेशन 1 का कॉलम 5 है, जो क्लासिफिकेशन 1 का कॉलम 5 हमें बताता है कि जो आईपीसी के ऑफेंसेस हैं, जो आईपीसी के ऑफेंसेस हैं वो क्लासिफिकेशन 1 है, जो क्लासिफिकेशन 1 का कॉलम 5 हमें बताएगा कि ऑफेंस बेलेबल है कि नहीं बेलेबल। क्लासिफिकेशन 1 है जो हमारी ये आईपीसी के ऑफेंसेस के लिए चलती है। क्लासिफिकेशन 2 हमें बोलती है कि जो अदर ऑफेंसेस है, मतलब जो कोई और लॉ में ऑफेंस है, तो वो बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, वो हमारा बताएगा क्लासिफिकेशन 2। क्लासिफिकेशन 2 का कॉलम 3 हमें बताएगा वो बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, और क्लासिफिकेशन 1 का कॉलम 5 हमें बताएगा कि वो बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। 53 ये क्लासिफिकेशन 1 का 5, क्लासिफिकेशन 2 का 3, ठीक है। अब एक चीज याद रखना, जो हमारा आईपीसी है ना, आईपीसी ग्रेवनेस ऑफ ऑफेंस का क्राइटेरिया फॉलो करता ऑफेंस को बेलेबल या नॉन बेलेबल बताने के लिए, ठीक है ना। अगर ऑफेंस ग्रेव है तो आईपीसी उसको नॉन बेलेबल कर देगा, ऑफेंस नहीं इतना ग्रेव तो आईपीसी उसको बेलेबल रख देगा। पर जो दूसरे ऑफेंस है ना, जो अपनी क्लासिफिकेशन 2 में बताए गए हैं, वहां पे पनिशमेंट अगर 3 साल से कम है तो वो बेलेबल ऑफेंस है, 3 साल से ज्यादा पनिशमेंट है तो वो नॉन बेलेबल ऑफेंस हो जाएगा। अब क्वेश्चन उठता है कि अगर पनिशमेंट एग्जैक्टली 3 साल हो, तो में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो वो बेलेबल होगा कि नॉन बेलेबल? अदर लॉ ऑफेंसेस के लिए तो वो भी नॉन बेलेबल ऑफेंस में माना जाएगा। शेड्यूल से इफ ऑफेंस इज पनिशेबल विद 3 years और मोर देन 3 years इट इज नॉन बेलेबल
ऑफेंस। अगर 3 साल के लिए भी पनिशेबल है तो वो क्या होगा, नॉन बेलेबल ऑफेंस। अब यहीं पे एक चीज याद कर लो, जो 53 है ना, अगर 53 को याद कर लिया, 53 ये हमारे को कॉलम है, ये बताता है बेलेबल और नॉन बेलेबल। इसमें एक माइनस करो 4, इसमें एक माइनस करो 2, ये वाले कॉलम हमको बता देंगे कोग्निजेबल ऑफेंस या नॉन कोग। ठीक है, क्लासिफिकेशन 1 का कॉलम 4 हमें बताएगा कि ऑफेंस कोग्निजेबल है या नॉन कोग्निजेबल है, वैसे ही क्लासिफिकेशन 2 का हमें कॉलम 2 बताएगा ऑफेंस कोग्निजेबल है या नॉन कोग्निजेबल है। चलो अब टू क्लोज ए डेफिनेशन हम सारी बेयर एक्ट से एकदम से पढ़ लेंगे। जो मेन मेन डेफिनेशन है ना, उसका मैं आपको बेसिक एक्सप्लेन कर दूं, समझा दूं, यहाँ पे सही बनाऊंगा, ये आपको सही समझ भी आएगा। उसके बाद 2B क्या चार्ज को डिफाइन करता है, पर इसमें भी ये पर से डिफाइन नहीं कर रहा चार्ज को, बस हमें ये बता रहा है कि इन वन चार्ज देयर कैन बी मल्टीपल हेड्स। मल्टीपल हेड्स का मतलब ये होता है कि ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है। अगर मैं बोलूं कि इस बंदे ने 4 ऑफेंस किए हैं सेम ट्रांजैक्शन, इस बंदे ने 4 ऑफेंस किए हैं सेम ट्रांजैक्शन में, तो क्या हम 4 अलग अलग चार्ज लगाएंगे या एक ही चार्ज में चारों ऑफेंसेस लिख देंगे? तो हम एक ही चार्ज लगा के चारों ऑफेंस लिख देते हैं, उसे हम बोलते हैं कि इट इज अ चार्ज विद मल्टीपल हेड्स। समझो यहाँ पे लिख दूंगा मैं कि इसने कोई 302 किया है, यहाँ पे इसने कोई भी सेक्शन लगा लो, 326 लगा लो, यहाँ पे 317, कुछ भी करके ऐसे 3 ये बन जाएगा। वन एक चार्ज लगेगा और मल्टीपल हेड्स में लग जाएगा। और ये ध्यान रखना, जो सबसे बड़ा ऑफेंस होता है वो सबसे ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, सबसे बड़ा ऑफेंस है जो, वो चार्ज में सबसे ऊपर लिखा जाता है। तो बेसिकली हम ये भी देखें तो चार्ज ये भी डिफाइन नहीं कर रहा, यही बता रहा है कि एक चार्ज है और उसके मल्टीपल हेड्स हो सकते हैं। उसके बाद टू क्लोज सी कोग्निजेबल ऑफेंसेस, ये भी कोग्निजेबल ऑफेंस को डिफाइन नहीं कर रहा, रेदर जस्ट गिविंग वन डायमेंशन ऑफ कोग्निजेबल ऑफेंस। क्या डायमेंशन दे रहा है कि पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट अ पर्सन हु इज अक्यूज्ड ऑफ हैविंग कमिटेड अ कोग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है, बिना वारंट के पुलिस ऑफिसर आएगा और आपको अरेस्ट करके ले जाएगा। ये एक करेक्टरिस्टिक है। और क्या करेक्टरिस्टिक होती है कोग्निजेबल? कोई और करेक्टरिस्टिक्स भी है? हाँ, क्यों नहीं है, सोचो सोचो सोचो। इवन विदाउट परमिशन ऑफ मैजिस्ट्रेट एन ऑफेंस कैन बी इन्वेस्टिगेटेड, ये भी एक करेक्टरिस्टिक है कोग्निजेबल ऑफेंस की। 156 क्लोज 1 बोलता है कि पुलिस ऑफिसर बिना मैजिस्ट्रेट की परमिशन के कोग्निजेबल ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट कर सकता है। नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस को क्या हम मैजिस्ट्रेट की परमिशन के बिना इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं? तो इसका आंसर है, कहाँ लिखा है, सेक्शन 155, उसमें साफ साफ लिखा है कि पुलिस ऑफिसर भाई साहब, अगर आप नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट करना चाहते हो तो आपको मैजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद हाउ विल यू गेट टू नो दैट अ पर्टिकुलर ऑफेंस इज अ कोग्निजेबल ऑफेंस और नॉट? वही सेम चीज, शेड्यूल पढ़ो जी, शेड्यूल 1 सीआरपीसी का, वो मैंने आपको बता दिया है। देखो 53 बताया था, बेलेबल नॉन अवेलेबल का एक एक माइनस कर दो, 4 2, यही चीज यहाँ लिखी है। फॉर आईपीसी ऑफेंसेस क्लासिफिकेशन 1 कॉलम 4, फॉर अदर ऑफेंसेस क्लासिफिकेशन 2 कॉलम 2। उसके बाद पनिशमेंट का क्राइटेरिया नहीं है आईपीसी ऑफेंसेस के, आईपीसी की मर्जी है, मतलब आईपी सीआरपीसी के फ्रेमर्स की मर्जी थी कि उन्होंने कैसे इसको ग्रेवनेस के ऑफ ऑफेंस के अकॉर्डिंग, जैसे भी किसी को कॉग्निजेबल कर दिया, किसी को नॉन कॉग्निजेबल कर दिया। और इसमें यही क्राइटेरिया 3 साल का, अदर ऑफेंसेस वाले 3 साल से कम है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो जाएगा, 3 साल से ज्यादा पनिशेबल है तो कॉग्निजेबल ऑफेंस हो जाएगा। इसके साथ ही हमको टू क्लोज एल भी कर लेना चाहिए। टू क्लोज एल डिफाइन करता नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ये मैंने आपको बता दिया, सीएल से याद कर लेना, कैरियर लॉन्चर होता है ना वैसे, सी कॉग्निजेबल ऑफेंस, एल नॉन कॉग्निजेबल। पीटी में क्वेश्चन पूछ लेते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आर कंसिडर्ड टू बी, तो उसको ऑप्शन लगाना प्राइवेट रूम, पीटी में क्वेश्चन बहुत बार आया हो। उसके बाद नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, पुलिस ऑफिसर हैज नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स ही है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की। एक चीज याद करना, जब भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा ना, इस ऑफेंस के लिए जब आप रिपोर्ट लिखवाने जाते हो तो वो नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट लिखता है, एनसीआर डायरी होती है पुलिस स्टेशन में। और जब आप कॉग्निजेबल ऑफेंस की लिखवाने जाते हो तो एफआईआर दर्ज होती है। ठीक है, तो दोनों की डायरी अलग अलग होती है। तो अरेस्ट विदाउट वारंट नहीं कर सकता। और सेक्शन 155 मैंने आपको पहले ही बता दिया, पुलिस ऑफिसर हैज नो पावर टू इन्वेस्टिगेट विदाउट वारंट, ना तो अरेस्ट कर सकता विदाउट वारंट, ना ही इन्वेस्टिगेट कर सकता है विदाउट वारंट। उसके बाद आ जाएगा इशू क्या है हमारा यहाँ पे, समझो एक केस है जिसमें मल्टीपल ऑफेंसेस कमिट किए थे उसने, एक अक्यूज ने, उनमें से समझो कुछ ऑफेंसेस कोग्निजेबल है, कुछ ऑफेंसेस नॉन कोग्निजेबल है।
तो हम उसको केस को कैसे ट्राई करेंगे, कोग्निजेबल की तरह या नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस की? तो आंसर है इसका कोग्निजेबल ऑफेंस की। व्हाट इफ सम ऑफ द ऑफेंसेस इन द केस आर कोग्निजेबल एंड सम नॉन कोग्निजेबल? तो कैसे करेंगे इसको? केस विल बी कंसिडर्ड एज नॉन कोग्निजेबल। उसके बाद आ जाएगा ऑफेंस और केस में क्या फर्क, ऑफेंस वर्सेस केस। जब आप डेफिनेशन देखोगे ना इसकी, कोग्निजेबल ऑफेंस, तो उसमें ये यूज करता है टर्म कोग्निजेबल ऑफेंस और कोग्निजेबल केस, ठीक है। तो ऑफेंस और केस में फर्क क्या है? तो ऑफेंस का तो हमको पता ही है, एक्ट पनिशेबल बाय लॉ, पनिशेबल अंडर आईपीसी, वो भी होता है, ठीक है। जो पनिशेबल होगा आईपीसी में या कोई सम अदर लॉ में, वो हो जाएगा ऑफेंस। पर जैसे ही उस ऑफेंस को हम रजिस्टर कर देंगे, प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट कर लेंगे उस ऑफेंस को लेके, तो वो बन जाएगा केस। ऑफेंस है, उसको हम रजिस्टर कर लेंगे और उसके लिए प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट कर देंगे, वो एक केस बन जाएगा। अ केस कैन हैव मल्टीपल ऑफेंसेस इन्वॉल्वड इन इट, वो तो पता ही। उसके बाद आ जाएगा हमारी अगली डेफिनेशन है 2D। 2D डिफाइन करता है कंप्लेंट। कंप्लेंट हमारा कॉम्प्लेन कंप्लेंट। तो कंप्लेंट होती क्या है? सबसे पहले ये याद रखना, पीटी में क्वेश्चन पूछता है, कंप्लेंट हमेशा किसको जाती है? मैजिस्ट्रेट को। पुलिस ऑफिसर को कंप्लेंट नहीं जाती। जो हम बोलते हैं ना दरखास्त दे आए, थाने में दे आए, तो वो कंप्लेंट नहीं होती एज पर सीआरपीसी, ठीक है ना। सीआरपीसी के अकॉर्डिंग कंप्लेंट किसको जाएगी? हमेशा मजिस्ट्रेट को। तो देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। एनी एलिगेशन, कोई भी एलिगेशन, ठीक है, किसको मेड किया? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को। क्या ये ओरल या राइटिंग में हो सकती है? यस, ये ओरल भी हो सकती है, राइटिंग में हो सकती है, पीटी में पूछ लेते हैं। और ये कंप्लेंट हम करते क्यों है? विद द व्यू दैट मैजिस्ट्रेट शुड टेक एक्शन अगेंस्ट अ पर्सन हु हैज कमिटेड एन ऑफेंस। कंप्लेंट हम किस चीज की करते हैं? कि किसी बंदे ने कोई ऑफेंस कर दिया, और हम मैजिस्ट्रेट को क्या बोलना चाह रहे हैं कि मैजिस्ट्रेट साहब आप प्लीज उसके अगेंस्ट एक्शन लो। और मैजिस्ट्रेट कैसे एक्शन लेगा? सेक्शन 200 203 में कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स दी गई है, उनके अकॉर्डिंग मैजिस्ट्रेट अपना काम शुरू कर दे। एलिगेशन हम क्या लगाते हैं? हाँ, ये कंप्लेंट में वही, सम पर्सन हैज कमिटेड एन ऑफेंस, इट इज नॉट एसेंशियल दैट द कंप्लेनेंट मस्ट नो द ऑफेंडर। अगर कंप्लेनेंट को नहीं भी पता ऑफेंडर कौन है, पर्सन नहीं जानता, तो उसने देखा कोई ऑफेंस कर रहा था, फिर भी वो कंप्लेंट दे सकता है, मैजिस्ट्रेट साहब वहां पे ये ऑफेंस हुआ, तो दे सकता, कोई बड़ी बात। उसके बाद आ जाएगा, इसमें इशू ये राइज होता है कि क्या एक पुलिस रिपोर्ट है जो पुलिस ऑफिसर ने बनाई है, ठीक है। अब पुलिस रिपोर्ट पुलिस ऑफिसर दे रहा है, किसको दे रहा है? मैजिस्ट्रेट को। उसमें भी तो क्या बता रहा है कि हाँ मैजिस्ट्रेट साहब यहाँ यहाँ पे ऑफेंस हुआ है, क्या उसको हम कंप्लेंट मानेंगे? बताओ, क्या उसको हम कंप्लेंट मानेंगे? पुलिस ऑफिसर भी तो पुलिस रिपोर्ट में यही कह रहा है ना, मैजिस्ट्रेट साहब यहाँ पे ये ऑफेंस हुआ था। तो आंसर इसका सीधा सीधा बोला गया कि नो, पुलिस रिपोर्ट कभी भी कंप्लेंट नहीं मानी जाती, एक्सेप्ट वन सर्कमस्टांस, ठीक है। जनरल आंसर है नो। सेक्शन 2D स्पेसिफिकली से पुलिस रिपोर्ट एंड कंप्लेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, वो दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। पुलिस रिपोर्ट में भी तो पुलिस ओवर मैजिस्ट्रेट को बता रहा है दैट सम ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, ये मैंने आपको बता दिया। बट इन वन सिचुएशन अ पुलिस रिपोर्ट कैन बी कंसीडर्ड एज अ कंप्लेंट, और वो क्या सिचुएशन है? सेक्शन 2D की एक्सप्लेनेशन। सेक्शन 2D की एक्सप्लेनेशन ये बता रही है कि अगर एक पुलिस ऑफिसर है ना, पुलिस ऑफिसर ने एफआईआर लॉन्च की, किसी पुलिस ऑफिसर की किसी से कोई लड़ाई है, तो वो बोलता है इसको तो मैं बताता हूँ। उसने क्या किया? उसके खिलाफ एक ऑफेंस बना दिया, बोला कि ये कोग्निजेबल ऑफेंस इसने किया है। अब कोग्निजेबल ऑफेंस है तो मजिस्ट्रेट तो परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ना उसको अरेस्ट करने के लिए, ना इन्वेस्टिगेट करने के लिए। उसको तंग करने के लिए एफआईआर रख दी उसके ऊपर, उसके बाद उसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है, इन्वेस्टिगेट करके उसको अच्छा तंग कर रहा है, मार पीट रहा है। उसके बाद जब पुलिस रिपोर्ट लगाने जा रहा है ना, तो बोलता है ओहो मजिस्ट्रेट साहब इसने तो नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस किया। पहले सब कुछ कर दिया कोग्निजेबल ऑफेंस के अकॉर्डिंग, मारा पीटा सब कुछ किया, उसके बाद में बोलता है ओहो मजिस्ट्रेट साहब इतने से तो नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस किया था। पुलिस रिपोर्ट में क्या बोल रहा है? किसने नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस किया था। तो ऐसे तो पुलिस ऑफिसर मिसयूज कर सकता है ना। और एक चीज याद रखना, जब भी पुलिस रिपोर्ट होती है ना, पुलिस रिपोर्ट फाइल होती है, उसके बाद हमेशा कोग्निजेंस होती है। पुलिस रिपोर्ट फाइल्ड, उसके बाद हमेशा कोग्निजेंस होगी। पर कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स में क्या होता है? यहाँ पे कंप्लेंट फाइल हुई, फिर प्रोसिक्यूशन के विटनेस को सुनेगा मैजिस्ट्रेट, फिर देखेगा कंप्लेंट बनती है कि नहीं, मैं इशू ऑफ प्रोसेस करूं कि नहीं, ठीक है। ये देखो, पुलिस ऑफिसर ने लॉन्च की एफआईआर, विदाउट परमिशन ऑफ मैजिस्ट्रेट पुलिस ऑफिसर कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन की एज कोग्निजेबल ऑफेंस। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन ही से इट इज नॉन कोग्निजेबल, मार पीट के बोलता नो नो इट इज नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस। अब पुलिस रिपोर्ट फाइल की, नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस की,
दिस पुलिस रिपोर्ट इज कंसिडर्ड एज कंप्लेंट एज पर सेक्शन 2D। ये जो पुलिस रिपोर्ट फाइल हुई है ना, इसको हम कंप्लेंट मानते हैं 2D की एक्सप्लेनेशन। और इस कंप्लेंट का कंप्लेनेंट कौन माना जाएगा? पुलिस ऑफिसर मेकिंग पुलिस रिपोर्ट विल बी कंसिडर्ड एज अ कंप्लेनेंट। ठीक है, तो इसका पर्पस क्या है? टू प्रिवेंट फाउल प्ले ऑफ पुलिस ऑफिसर। वो मैंने आपको बता दिया कि फाउल प्ले ना हो। कैसे फाउल प्ले को रोकेंगे? व्हेन वी कंसीडर इट एज कंप्लेंट देन फर्स्ट कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स विल टेक प्लेस and prosecution evidence will be taken to check whether there is a prima facie case made out or not। no और prima facie case made out तो डिसमिसल हो जाता। वही मैंने जो आपको यहाँ पे बता रहा था कि पुलिस रिपोर्ट के बाद तो सीधी कोग्निजेंस लेनी पड़ती है, पर कंप्लेंट में पहले कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स होती है। अगर मैजिस्ट्रेट को कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स करके लग रहा है कि यार कोई ऑफेंस नहीं बन रहा, तो मैजिस्ट्रेट कोग्निजेंस ही नहीं लेगा, कोग्निजेंस नहीं लेगा, डायरेक्टली डिसमिस कर देगा। पर पुलिस रिपोर्ट में डिसमिसल का स्कोप था ही, तो इसलिए उसको हम क्या मानते हैं? कंप्लेंट। उसके बाद आ जाएगा 2 क्लोज ई हाई कोर्ट। इसके लिए बेयर एक्ट पढ़ेंगे हम, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट इम्पोर्टेंट, वैसे इतना पता होना चाहिए कि हाई कोर्ट कहाँ दिया गया। उसके बाद इंडिया, ये भी बेयर एक्ट पढ़ेंगे, सिंपल है, कुछ है नहीं उसमें। 2 क्लोज जी इंक्वायरी, इंक्वायरी जी 2 क्लोज जी इंक्वायरी। ठीक है, अब इंक्वायरी कौन कंडक्ट करता है? सबसे पहले पुलिस ऑफिसर इंक्वायरी कंडक्ट कर सकता है? आंसर दो, नो। पुलिस ऑफिसर क्या करता है? पुलिस ऑफिसर हमेशा इन्वेस्टिगेशन करता है, पुलिस ऑफिसर कभी भी इंक्वायरी कंडक्ट नहीं कर सकता। तो फिर इंक्वायरी कंडक्ट कौन करेगा? यहाँ तो हमारे मैजिस्ट्रेट भाई साहब, यहाँ तो हमारे मैजिस्ट्रेट भाई साहब, यहाँ कोर्ट करेगी। कोर्ट मतलब कोर्ट ऑफ सेशन वगैरह। इंक्वायरी मीन्स व्हेन मैजिस्ट्रेट और कोर्ट अप्लाइज इट्स जुडिशियल माइंड। जब कोर्ट अपना दिमाग लगाएगी तो तब हम बोलते हैं कि ये इंक्वायरी स्टेज है। जैसे ही कोग्निजेंस ले लेते हैं ना, वैसे देखो, जैसे ही कोग्निजेंस ले ली तो मतलब कोग्निजेंस लिया तो जज ने अपना दिमाग तो लगा दिया, जज साहब, तो जैसे जज साहब ने दिमाग लगा दिया तो इंक्वायरी की स्टेज स्टार्ट हो जाती। पर क्वेश्चन ये है कि जुडिशियल माइंड इज अप्लाइड बाय द कोर्ट इवन एट द ट्रायल स्टेज आल्सो। यही बोल रहा है ना, इंक्वायरी की डेफिनेशन क्या है? व्हेन मैजिस्ट्रेट और कोर्ट अप्लाइज इट्स जुडिशियल माइंड, उसको इंक्वायरी बोल देते हैं। तो ट्रायल में भी तो जुडिशियल माइंड लगा रहा है, तो उसको इंक्वायरी क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं बोलते? क्योंकि इंक्वायरी की डेफिनेशन एक्सप्रेसली बता रही है कि ट्रायल इज डिफरेंट फ्रॉम इंक्वायरी एंड दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूड। देखो, जो मैंने आपको बता दिया पहले, विद द कोग्निजेंस बाय द कोर्ट इंक्वायरी स्टार्ट्स। जैसे ही कोग्निजेंस ली, कोग्निजेंस लेते ही जज साहब ने दिमाग लगाया था, तभी तो कोग्निजेंस ली। उसके बाद व्हेन विल ट्रायल स्टार्ट? देन ट्रायल का तो कब स्टार्ट होता है ये भी बता देता हूँ आपको। जब चार्ज फ्रेमिंग होती है ना, जिस दिन चार्ज फ्रेम हो गया तो वो हमारा ट्रायल शुरू हो जाता है। अगर समझो चार्ज की हेयरिंग होगी, सब कुछ हो गया, पर चार्ज फ्रेम नहीं हुआ, तो वो इंक्वायरी में ही रहेगा, तब ट्रायल नहीं स्टार्ट होता। चार्ज फ्रेम होना बहुत जरूरी है ट्रायल के लिए, ट्रायल स्टार्ट कर। ठीक है, चार्ज फ्रेम्ड, ट्रायल स्टार्ट। उसके बाद 2 क्लोज एच इन्वेस्टिगेशन। इंक्वायरी कौन कौन को कर सकता है? बता दिया, मैजिस्ट्रेट या कोर्ट। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन कौन कौन कर सकता है? पहली पुलिस ऑफिसर साहब, सबको पता है। और दूसरा एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय मैजिस्ट्रेट। जब आप सेक्शन 202 पढ़ोगे ना, ये कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स के अंदर आता है। अभी इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स के अंदर आता है। तो उसमें बोलता है कि मैजिस्ट्रेट ऑथराइज कर सकता है किसी भी पर्सन को कि तू भाई जाके इंक्वायरी कर। ठीक है, पर्पस क्या उस इंक्वायरी का, वो हम सारी चीजें तब पढ़ेंगे जब हम कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स पढ़ेंगे। पर याद रखना, यहाँ तो पुलिस ऑफिसर कर सकता है या एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय मैजिस्ट्रेट भी कर सकता है। अब क्वेश्चन उठता है, क्या मैजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन कर सकता है? इसका आंसर है कतई नहीं, ना, कभी नहीं कर सकता, नो नेवर, क्योंकि सेक्शन 2 क्लोज एच एक्सक्लूड्स हिम, वो नहीं कर सकता। इंक्वायरी का पर्पस क्या होता है? सॉरी, इन्वेस्टिगेशन का पर्पस क्या होता है? फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस, फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस। अब इन्वेस्टिगेशन कितने तरीके की होती है ये भी बता देता हूँ। एक होती है फर्दर, एक होती है इनिशियल। फर्दर इन्वेस्टिगेशन हमारी दी गई है 173 सब क्लोज 8, जिसका दिल हो पढ़ लेना, नहीं तो पढ़ा दे। उसके बाद 2 क्लोज आई, क्या बनना चाहते हो तुम सब? जज। आई से क्या है? जुडिशियल proceeding. Ultimate test to check whether a proceeding is a judicial proceeding or not for the purpose of CRPC. Any proceeding in which evidence is or may be legally taken on oath, उसको हम बोल देते हैं जुडिशियल प्रोसीडिंग। सिंपल सी चीज है, जिस भी प्रोसीडिंग में हम एविडेंस लीगली ले सकते हैं ओथ पे, वो हमारी जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है। ओथ पे अगर आप एविडेंस ले पा रहे हो तो वो हमारी
जुडिशियल प्रोसीडिंग हो। उसके बाद 2 क्लोज जे 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 फॉर जुरिस्डिक्शन, लोकल जुरिस्डिक्शन। हु विल डिसाइड लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ अ मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट की लोकल जुरिस्डिक्शन कौन डिसाइड करेगा? यहाँ पे बोल रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट करेगी। व्हाई लोकल जुरिस्डिक्शन नीड टू बी डिसाइडेड? सो दैट मैजिस्ट्रेट मस्ट नो दैट ही हैज अथॉरिटी टू एक्सरसाइज पावर इन दैट एरिया। मैजिस्ट्रेट को पता हो वो कहाँ अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सकता है, और मच इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। 2 फॉर के, 2 सब क्लोज के, मेट्रोपॉलिटन एरिया डिफाइन होता है, इसको हम पढ़ेंगे सेक्शन 8 के साथ। अब पॉपुलेशन किसी भी एरिया की 10 लाख से ज्यादा हो जाएगी तो उसको हम स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती है बाय नोटिफिकेशन की ये एक मेट्रोपॉलिटन एरिया। एक याद रखना ये 1 मिलियन लिखा है, 1 मिलियन मतलब होता है 10 लाख, पर अगर पीटी में 10 लाख और 1 मिलियन दोनों ऑप्शन लिखा है तो क्या चूज करना? 1 मिलियन पूछ लेते हैं पीटी में, ठीक है। अगर किसी भी एरिया की पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज्यादा होगी तो उसको स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन क्या डिक्लेयर कर सकती है? मेट्रोपॉलिटन एरिया। और मेट्रोपॉलिटन एरिया कहाँ डिफाइन है? 2 सब क्लोज के में। उसके बाद 2 क्लोज एन, 2 क्लोज एन मैंने आपको बता दिया, ऑब्वियसली ऑफेंस है। कैसे याद किया था? नो नो एन से ऑफेंस, ठीक है। उसके बाद ऑफेंस क्या होता है? कोई भी एक्ट, कोई भी ओमिशन विच इज मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ, विच इज मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ, नॉट जस्ट आईपीसी। समझ रहे हो? डेफिनेशन देख लो, एक्ट या ओमिशन, दोनों, एक्ट भी हो सकती है ओमिशन भी हो सकती है, जो कि पनिशेबल काम कोई भी लॉ के अंडर पनिशेबल है तो वो क्या है? ऑफेंस है। एनी एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच अ कंप्लेंट मे बी मेड अंडर सेक्शन 20 है या 200 नहीं, अंडर सेक्शन 20 ऑफ कैटल ट्रेसपास एक्ट, ये भी क्या है? ऑफेंस है। ऑफेंस की डेफिनेशन में क्या है? कोई भी एक्ट, कोई भी ओमिशन जो कि मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ इन द फोर्स इन द कंट्री, ठीक है। उसके बाद कैटल ट्रेसपास एक्ट का जो सेक्शन 20 के अंदर है, कंप्लेंट फाइल होती है, वो भी हम क्या? ऑफेंस मान। उसके बाद ओ से ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, ये आपको बता दिया, बेरक पढ़ेंगे, सिंपल, कुछ नहीं है बड़ा। उसके बाद आ जाएगा 2 क्लोज पी, पी में क्या? प्लेस, प्लेस में क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा? HBTV, ठीक है। क्या क्या आगा? हीमोग्लोबिन नहीं ना, हीमोग्लोबिन है टेलीविजन। HBTV, हाउस बिल्डिंग टेंट वेसल एंड व्हीकल, हाउस बिल्डिंग टेंट वेसल एंड व्हीकल। उसके बाद 2 क्लोज क्यू, क्यों प्लीडर पढ़ लिया, याद भी करा दिया था। अ पर्सन ऑथराइज्ड बाय एनी लॉ टू प्रैक्टिस इन अ कोर्ट, कोई भी पर्सन जो कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता है और जो लीगली ऑथराइज्ड है प्रैक्टिस करने के लिए, उसको हम क्या बोल देते हैं? प्लीडर। अ पर्सन अपॉइंटेड टू एक्ट इन प्रोसीडिंग्स ऑफ अ कोर्ट विद द परमिशन ऑफ कोर्ट इज आल्सो कंसीडर्ड एज प्लीडर। 2 क्लोज आर, आर से बोल दिया आपको रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट। एस क्या? स्टेशन, पुलिस स्टेशन। टी से प्रिस्क्राइब्ड है। यू पीपी, पीपी डिफाइन करता है, ठीक है। यू पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 24 बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। पीपी जो अपॉइंट होते हैं हमारे कहाँ पे होते हैं? सेक्शन 24 में अपॉइंट होते हैं। और असिस्टेंट पीपी कहाँ होते हैं? 25, असिस्टेंट पीपी होते हैं 25। अभी यहाँ पे डेफिनेशन किस चीज की दी है हमको? पीपी की, तो कहाँ पे हो गई है? अपॉइंट 24। या फिर कोई पर्सन एक्टिंग अंडर डायरेक्शन ऑफ पीपी, उसको भी हम क्या बोलते हैं? पीपी। उसको क्यों अपॉइंट किया गया? फॉर कंडक्टिंग एनी प्रोसिक्यूशन अपील एक्स्ट्रा ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के बिहाफ पे कोई भी अगर हमने प्रोसिक्यूशन करनी है तो उसके लिए हम पीपी को अपॉइंट करते हैं। 2 क्लोज वी, सब डिवीजन, इसकी बेरक रीडिंग कर लेंगे, बहुत इजी है। उसके बाद 2 क्लोज डब्ल्यू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें मतलब नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लेते हैं। 2 क्लोज डब्ल्यू हो गया, 2 क्लोज डब्ल्यू ए हो गया और 2 क्लोज एक्स हो गया। ये पीटी में बहुत बार रिपीट होता है। डब्ल्यू में क्या है? पहले भी बता दिया, समन्स केस है। समन केस कौन से होते हैं? छोटे ऑफेंसेस होते हैं ना, जो उनको समन केस कहते हैं, जिनकी पनिशमेंट मैक्सिमम कितनी होगी? 2 साल तक की, ठीक है। स्मॉल ऑफेंसेस देयर फॉर द प्रोसीजर फॉर देयर ट्रायल इज नॉट इलेबोरेट वन, ये तो अगर छोटा ऑफेंस है तो कोर्ट अपना टाइम क्यों वेस्ट करेगी? तो इनका ट्रायल क्या है? मतलब इतना तगड़ा प्रोसीजर नहीं होता इनका ट्रायल का, छोटा प्रोसीजर होता है। सेक्शन 251 टू 259 डील्स विद द प्रोसीजर ऑफ ट्रायल फॉर द समन्स केसेस। उसके बाद आ जाएगा दीज ऑफेंसेस कैन आल्सो बी ट्राइड समरीली, समरी ट्रायल भी होता है एक तरीके का, ये भी ट्रायल है। ये पैटी ऑफेंस या और छोटे ऑफेंसेस के लिए होता है, ये और भी तेज होता है, ठीक है। तो इसका ये हमें कौन बताता है कि ये समरीली ट्राई हो सकता है? वो बताता है अपने को सेक्शन 260। उसके बाद आ जाएगा ऑफेंस पनिशेबल फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 2 ईयर्स, ठीक है। 2 साल से ज्यादा अगर ऑफेंस पनिशेबल है तो उसको क्या बोलते हैं? वो होता है वारंट केस। कहाँ डिफाइन है? 2 सब क्लोज एक्स में अपने डिफाइन। प्रोसीजर फॉर ट्रायल फॉर सच ऑफेंसेस इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 238 टू 250। अब ट्रायल भी तो होगा वारंट केस का,
तो वो कैसे होगा, 238 टू 250 तक का प्रोसीजर बताया गया। अब जो वारंट केस होते हैं ना, ये दो तरीके के होते हैं, एक अदरवाइज एन ऑन पुलिस रिपोर्ट, एक होता है ऑन पुलिस रिपोर्ट, ठीक है। इन दोनों का ट्रायल का प्रोसीजर थोड़ा सा अलग है, पर ये इलेबोरेट प्रोसीजर होता है समरी ट्रायल से और समन केस के ट्रायल से, ठीक है। ये अभी इतना जरूरी नहीं है, जब हम पढ़ेंगे उसको ढंग से तो ट्रायल का टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़। उसके बाद आ जाएगा ऑफेंसेस पनिशेबल विद 2 इयर्स, जो एग्जैक्टली 2 साल तक पनिशेबल है। तो वो कौन से ऑफेंसेस होते हैं, वो भी समन्स केस होते हैं, कभी कंफ्यूज ना हो जाना, पीटी में पूछ लें तो, क्योंकि सीधा लिखा फॉर द टर्म एक्सीडिंग 2 इयर्स, बेयर एक्ट क्या बोलता है, ऑफेंसेस पनिशेबल फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 2 इयर्स, वो होते हैं हमारे वारंट केसेस। एक्सीडिंग 2 इयर्स मतलब +2 ईयर। अगर 2 साल ही बिल्कुल एग्जैक्टली पनिशेबल है ऑफेंस, तो वो क्या होगा, वो एक समन केस होगा। उसके बाद 2 क्लोज WA, इसको तो भाई साहब टिक्के लगा लो, ये बहुत बार पूछ चुके हैं। ये कब ऐड हुआ था, 2009 में ऐड हुआ था, अमेंडमेंट से बाद में ऐड हुआ है। अब याद रखना कि ये जो विक्टिम है ना, इसकी डेफिनेशन काफी ब्रॉड है। इसमें ये नहीं कि जिसको गोली लगी वही विक्टिम है, ठीक है ना। इसमें विक्टिम का गार्डियन है उसका कोई, उसको भी हम विक्टिम मानेंगे, या उसका कोई एलर है उसको भी हम विक्टिम मानेंगे। पीटी में सीधा क्वेश्चन पूछते हैं कि विक्टिम इंक्लूड्स व्हाट व्हाट व्हाट, ठीक है। उसके बाद एडिट बता दिया आपको 2009 में, 31/12/2009 को ये आया था। अ पर्सन हु हैज सफर्ड एनी लॉस, अ पर्सन हु हैज सफर्ड एनी इंजरी कोज्ड बाय एक्ट या ओमिशन ऑफ अक्यूज्ड पर्सन, ठीक है, वो होता है अपना विक्टिम। इंजरी कहाँ पे डिफाइन है अपनी, इंजरी कहाँ पे डिफाइन है, सेक्शन 44 आईपीसी, ठीक है। हार्म टू बॉडी माइंड रेपुटेशन प्रॉपर्टी, आईपीसी की क्लासों में करेंगे। अ पर्सन हु हैज सफर्ड एनी लॉस और पर्सन हु हैज सफर्ड एनी इंजरी, कैसे हुई उसकी इंजरी, कोज्ड बाय एक्ट या ओमिशन ऑफ अक्यूज्ड पर्सन। पीटी में मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये पूछ लेता है टर्म विक्टिम इंक्लूड्स हूम, है ना, कौन कौन आता है, उसका गार्डियन आएगा, उसका लीगल एयर आएगा। उसके बाद आ जाएगा क्या डेफिनेशन क्लोज के बाहर भी कुछ चीजें डिफाइन है, ये जैसे सेक्शन 266 है, 266 में प्रिजन डिफाइन है, 266 बी में प्रिजन डिफाइन है, 266 ए में डिटेन्ड डिफाइन है, ये देखो, ठीक है। अब प्रिजन क्या होती है, प्रिजन इंक्लूड्स आ गया। इंक्लूड्स का जब भी इंक्लूड्स लिखा आ जाए मतलब ये इंक्लूसिव लिस्ट होती है, इसमें और भी चीजें आ सकती हैं, ठीक है। प्लेस डिक्लेयर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट टू बी अ सब्सिडियरी जेल, रिफॉर्मेटरी इंस्टीट्यूशन है, उनको भी हम प्रिजन मानते हैं। बोस्टल इंस्टीट्यूशन कुछ नहीं होता यार, जो यूथ डिटेंशन सेंटर होते हैं ना, जहाँ पे हम यूथ को, किसी ने कोई ऑफेंस किया उसको भेज देते हैं, जहाँ भाई तो अब रिफॉर्म हो गया, तो उसको इंग्लिश में बोल देते हैं बोस्टल इंस्टीट्यूशन। अदर इंस्टीट्यूशन ऑफ लाइक नेचर, ये सारे क्या आते हैं, प्रिजन में आते हैं। डिटेन्ड का डिफाइन है 266 सब क्लोज ए, इंक्लूड्स फिर इंक्लूसिव डेफिनेशन है, ठीक है। ये डिफाइन नहीं कर रहा, बस ये बता रहा है कि अ पर्सन डिटेन अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, उसको अभी हम डिटेन्ड ही मान, है ना। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ में जब बंदे को हम डिटेन करते हैं तो उसका कुछ भी ट्रायल वगैरह के बिना ही हम कर लेते हैं, तो ये बस ये डेफिनेशन में ये बोल रहे हैं कि उनको भी हम क्या मानेंगे, डिटेन ही मानेंगे अंडर सेक्शन 266, ठीक है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन एंड रेफरेंसेस है, सेक्शन 3 अपना सीआरपीसी का, ये इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए, पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, पर आता नहीं एग्जाम वगैरह में। उसके बाद अपना आया था सेक्शन 4 पहले ही बता चुका हूँ आपको, ऑफेंसेस अंडर आईपीसी टू बी इन्वेस्टिगेट इंक्वायर्ड ट्राइड एज पर द प्रोसीजर प्रोवाइडेड अंडर सीआरपीसी, कि जितने भी आईपीसी के ऑफेंस है उनको हम ट्रायल कैसे करेंगे, उनका हम इंक्वायरी कैसे करेंगे, उनका हम इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे, कहाँ लिखा गया, सेक्शन 4, ठीक है। ये पीटी में भी पूछ लेते हैं। उसके बाद इसका मतलब क्या हो गया कि आईपीसी कभी भी हम अकेला नहीं पढ़ सकते, तो आईपीसी हैज टू बी ऑलवेज रेड विद सीआरपीसी। उसके बाद आ जाएगा व्हाट अबाउट ऑफेंसेस अंडर एनी अदर लॉ, समझो बंदे ने कोई ऑफेंस कर दिया किसी और लॉ में, तो उसको हमने अगर करना है ट्राई, उसका इंक्वायरी करना, उसका इन्वेस्टिगेशन करना, तो वो कैसे करेंगे। तो उसमें दो चीजें हो सकती है, यहाँ तो यार जिस लॉ में उसने किया ऑफेंस, जिस लॉ के अंडर उसने ऑफेंस किया, वो लॉ खुद ही बता रहा है कि यार अगर इस बंदे ने ये ऑफेंस कर दिया तो उसका ट्रायल जब होगा, इन्वेस्टिगेशन होगी, आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना, फिर तो बात ही खत्म होगी, वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। अगर वो लॉ कोई प्रोसीजर बता ही नहीं रहा तो फिर कैसे ट्राई करेंगे, फिर भी तो ट्राई तो करना ही है, इन्वेस्टिगेट भी करना है, कैसे करेंगे, फिर सीआरपीसी अपना हैंडी आएगा, सीआरपीसी के अकॉर्डिंग ही करेंगे, यही चीज लिखी है। What about offenses under any other law? They are also to be investigated, tried as per the CRPC only. But if any other law is providing a procedure for their trial या investigation extra, then that procedure has to be followed. Special act will prevail the general law. सेक्शन 5 का यार सेविंग्स का मतलब सिंपल सी चीज है कि क्या क्या सेव कर रहा है। जब ये सीआरपीसी आया था तो इसने किन किन चीजों को इफेक्ट नहीं किया, ठीक है ना। कोई उस टाइम स्पेशल लॉ था,
जो कोई स्पेशल प्रोसीजर बता रहा था या कोई स्पेशल ज्यूरिसडिक्शन प्रोवाइड कर रही थी। तो ऐसे जो भी लॉ थे ना उनको सीआरपीसी ने कोई भी इफेक्ट नहीं किया। मतलब सीआरपीसी के आने से उन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा और उनकी प्रोविजंस एज इट इज वैसे ही लगती रहेंगी। ठीक है, ये अपना हो गया प्रीलिमिनरी चैप्टर खत्म। उसके बाद ये तो आ गया अपना अगला कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर 2 हम करेंगे बाद में। तो अभी अपन कर लेते हैं बेयर एक्ट रीडिंग, बाकी अपना हो गया। देखो चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी ये आपको बता दिया था, 5 सेक्शन है सिर्फ। ठीक है, ये भी बता दिया शोर्ट टाइटल कमेंसमेंट डेफिनेशन कंस्ट्रक्शन एंड रेफरेंसेस स्टाइल ऑफ ऑफेंसिव अंडर आईपीसी सेविंग 1 पढ़ लिया था ना। ठीक, 2 में देखो सेक्शन 2 है अपना डेफिनेशन सेक्शन। ठीक है, सेक्शन 2 अपना डेफिनेशन सेक्शन है। इन दिस कोड अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर, ए पे मैंने आपको बता दिया था क्या बेलेबल ऑफेंस है, मींस एन ऑफेंस व्हिच इज शोन एज बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल। देखा बताया था ना, फर्स्ट शेड्यूल को रेफर करता है, बेसिकली डिफाइन नहीं कर रहा, बस रेफरेंस कर रहा है किसको, फर्स्ट शेड्यूल 2A। ठीक है, और विच इज मेड बेलेबल बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, ये भी आपको बता दिया था। अब इसके फर्स्ट शेड्यूल में कौन सा आपको बताया था, क्लासिफिकेशन 1 भी है, 2 भी हो सकती है। इसमें कॉलम कौन सा आपको बताया था, 5-3 याद है, क्लासिफिकेशन 1 का 5th कॉलम, क्लासिफिकेशन 2 का 3rd कॉलम। ठीक है, और विच उसके एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस मींस एनी अदर ऑफेंस। एनी अदर ऑफेंस मतलब जो बेलेबल नहीं है उसको नॉन बेलेबल ऑफेंस बोल देंगे, ये हम पढ़ लिया हमने ढंग से। उसके बाद चार्ज क्या है, चार्ज ये भी हमने पढ़ लिया। इंक्लूड्स बेसिकली डिफाइन नहीं कर रहा, ये बता रहा है बस क्या इंक्लूड करेगा, एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर हेड्स देन 1, ये भी मैंने आपको समझा दिया। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, मींस एन ऑफेंस फॉर विच एंड कॉग्निजेबल केस मींस अ केस in which a police officer may in accordance with the first schedule or under any other law for the time being enforce arrest without warrant। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस यहाँ पे क्या कर रहा है, बेसिकली डिफाइन नहीं कर रहा, उसकी एक करेक्टरिस्टिक बता रहा है। क्या करेक्टरिस्टिक बता रहा है कि पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है अक्यूज को विदाउट वारंट। और क्या करेक्टरिस्टिक है कॉग्निजेबल ऑफेंस की, सोचो कॉग्निजेबल ऑफेंस की और क्या करेक्टरिस्टिक है। अरेस्ट तो विदाउट वारंट कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन भी विदाउट वारंट कर सकता है पुलिस ऑफिसर, कहाँ लिखा है, सेक्शन 156 में। ठीक है, उसके बाद कंप्लेंट 2D में मींस एनी एलिगेशन। ठीक है, ये बोल दिया था एनी एलिगेशन किस मेड ओरली और इन राइटिंग, पीटी में पूछ लेते हैं, ओरल भी हो सकती है राइटिंग भी हो सकती है, और हमेशा ये मैजिस्ट्रेट को होगी। और हम क्यों देते हैं, विद द व्यू टू हिज टेकिंग एक्शन अंडर दिस कोड, कि मैजिस्ट्रेट भाई साहब कोई ऑफेंस हुआ है, आपको मैं कंप्लेंट दर्ज करा रहा हूँ, आप प्लीज 200 से 203 की प्रोसीडिंग्स को चालू करें। ठीक है, क्या कंप्लेंट है, दैट सम पर्सन वेदर नोन और अननोन हैज कमिटेड एन ऑफेंस बट डज नॉट इंक्लूड अ पुलिस रिपोर्ट। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जो पुलिस रिपोर्ट है, अब जब पुलिस रिपोर्ट फाइल होती है उसमें भी तो पुलिस ऑफिसर मैजिस्ट्रेट को क्या बताता है कि मैजिस्ट्रेट साहब यहाँ पे ऑफेंस हुआ था, ये ऑफेंस हुआ है। पर क्या वो वाली जो पुलिस रिपोर्ट है उसको हम कंप्लेंट मानेंगे, तो इसका आंसर है नहीं। पर एक केस में हम इसको कंप्लेंट मान लेते हैं, जो कि सेक्शन 2D की एक्सप्लेनेशन बता रही है। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, रिपोर्ट मेड बाय अ पुलिस ऑफिसर इन अ केस which discloses after investigation the commission of a known cognizable offense shall be deemed to be a complaint and the police officer by whom such a report is made shall be deemed to be a complainant। सिंपल सी चीज वही जो पहले बोली चीज, कि पहले पुलिस ऑफिसर मारा पीटा की, इसने कोग्निजेबल ऑफेंस किया, बाद में पुलिस रिपोर्ट फाइल करते टाइम कहता है नहीं नहीं जज साहब इसने तो नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस किया था। तो इसका, ताकि मैजिस्ट्रेट के पास अगर कोग्निजेंस लेनी भी है उस रिपोर्ट पे, तो कैसे लेगा मैजिस्ट्रेट उस रिपोर्ट पे कोग्निजेंस, एज अ कंप्लेंट। कहाँ पे, सेक्शन 190 क्लोज 1 सब क्लोज ए में। ठीक है, 190 सब क्लोज 1 सब क्लोज ए में मैजिस्ट्रेट एज अ कंप्लेंट उसकी कोग्निजेंस ले लेगा। ठीक है, अब इसका फायदा तो यही है ना कि जब कंप्लेंट पे ले ली, कंप्लेंट डिसमिस हो सकती है, पर एक बार एफआईआर हो जाती तो फिर डिसमिसल का कोई स्कोप नहीं बचता। उसके बाद आ जाता है कि हाईकोर्ट का मतलब क्या होता है, हाई कोर्ट, ये भी आपको देख लो, इन रिलेशन टू एनी स्टेट द हाई कोर्ट ऑफ दैट स्टेट। ठीक है, इन रिलेशन टू अ यूनियन टेरिटरी टू विच द जुरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट फॉर अ स्टेट हैज बीन एक्सटेंडेड बाय लॉ दैट हाई कोर्ट। in relation to any other union territory the highest court of criminal appeal for that territory other than the supreme court of india। मतलब यही चीज है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तो नहीं हाई कोर्ट हो सकती, ये तो पता ही है। किसी भी स्टेट को लेके, जैसे पंजाब है उसकी पंजाब एंड हरियाणा, दिल्ली है दिल्ली हाई कोर्ट होगी। ठीक है, तो ऐसे करके कोई, मतलब ये पता होना चाहिए आपको, 2 सब क्लोज ई में क्या हाई कोर्ट है। उसके बाद आ जाएगा इंडिया। इंडिया मीन्स द टेरिटरी टू विच दिस कोड एक्सटेंड्स। कोड कहाँ एक्सटेंड करता है हमने पढ़ लिया सेक्शन। ठीक है, इंक्वायरी क्या है, इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी
अदर देन अ ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस कोड बाय अ मैजिस्ट्रेट और अ कोर्ट। कौन इंक्वायरी कंडक्ट कर सकता है? या तो मैजिस्ट्रेट करेगा या कोर्ट करेगी। ठीक है, इंक्वायरी। इंक्वायरी का मतलब है यार सिंपल सी चीज है, जब मैजिस्ट्रेट साहब या कोर्ट ने अपना जुडिशियल माइंड लगा दिया तो हम बोल देते हैं इंक्वायरी स्टार्ट हो चुकी है। पर अदर देन अ ट्रायल इसलिए लिख देते हैं क्योंकि ट्रायल में भी तो मजिस्ट्रेट या जज साहब अपना क्या कर रहे हैं, दिमाग ही लगा रहे हैं ना, जुडिशियल माइंड ही लगा रहे हैं ना। पर ट्रायल को हम एक्सक्लूसिवली अलग लिख देते हैं ताकि इंक्वायरी और ट्रायल की स्टेज को हम डिफर कर सके इन सीआरपीसी। ठीक है, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। उसके बाद अपना आ जाता है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन क्या है? इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग्स अंडर दिस कोड फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस। इन्वेस्टिगेशन का पर्पस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ एविडेंस, ये बता चुका हूँ आपको। ठीक है, कंडक्टेड कौन कंडक्ट करता है इन्वेस्टिगेशन? हमेशा पुलिस ऑफिसर कंडक्ट करेगा या फिर कोई भी पर्सन हु इज ऑथराइज्ड बाय अ मैजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ। जो भी कोई मैजिस्ट्रेट ने किसी को ऑथराइज कर दिया, जैसे सेक्शन 202 में कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स चलती है ना, तब मैजिस्ट्रेट ऑथराइज कर सकता है। तो वो वाला बंदा या फिर पुलिस ऑफिसर, याद रखना मैजिस्ट्रेट कभी भी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। मैजिस्ट्रेट कभी भी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। उसके बाद जुडिशियल प्रोसीडिंग आ जाएगी। जुडिशियल प्रोसीडिंग कौन सी होती है? कोई भी प्रोसीडिंग इन द कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज और मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ। जहाँ पे भी हम एविडेंस ओथ पे ले सकते हैं वो अपनी जुडिशियल प्रोसीडिंग हो जाती है। ठीक है, उसके बाद लोकल ज्यूरिसडिक्शन क्या आ जाएगा? जे जे ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, लोकल ज्यूरिसडिक्शन इन रिलेशन टू अ कोर्ट और मैजिस्ट्रेट मींस द लोकल एरिया विद इन विच द कोर्ट और मैजिस्ट्रेट में एक्सरसाइज ऑल और एनी ऑफ इट्स और हिज पावर्स अंडर दिस कोड। मतलब वो वाला एरिया जहाँ पे मैजिस्ट्रेट या कोर्ट अपनी सारी पावर को एक्सरसाइज कर सकती है, वो उसको लोकल ज्यूरिसडिक्शन होगी। एंड सच लोकल एरिया में कंप्राइज द होल ऑफ द स्टेट, या तो पूरी स्टेट हो सकती है या फिर एनी पार्ट ऑफ द स्टेट हो सकता है एज अ स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफिक। उसके बाद आ जाएगा मेट्रोपॉलिटन एरिया 2 सब क्लोज के। मेट्रोपॉलिटन एरिया ये भी आपको बता दिया, सेक्शन 8 के साथ पढ़ना है। 10 लाख से ऊपर पॉपुलेशन होगी, स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती है कि ये एरिया एक मेट्रोपॉलिटन एरिया है, तो वहां पे मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट्स आएंगे। मेट्रोपॉलिटन एरिया मींस द एरिया डिक्लेयर्ड डीम्ड टू बी डिक्लेयर अंडर सेक्शन 8 टू बी अ मेट्रोपॉलिटन एरिया। कौन डिक्लेयर करता है? सेक्शन 8 में स्टेट गवर्नमेंट करती है, पढ़ चुके हैं। उसके बाद आ जाएगा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस एनसीओ कौन से ऑफेंसेस होते हैं? इसमें भी इसको डिफाइन नहीं किया गया, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक बताई गई है। मींस एन ऑफेंस फॉर व्हिच अ नॉन कॉग्निजेबल केस मींस अ केस इन व्हिच अ पुलिस ऑफिसर हैज नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट। पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट करना तो वारंट लेना पड़ेगा। इसी में अगर इन्वेस्टिगेट करना तो इन्वेस्टिगेट कैसे करेगा? इन्वेस्टिगेट भी वारंट लेना पड़ेगा पहले मैजिस्ट्रेट साहब से, तभी इन्वेस्टिगेट करेगा। ये कहाँ दिया गया? सेक्शन 155 में दिया गया। उसके बाद अपना आ जाएगा नोटिफिकेशन। क्या होती है? एम फॉर मोटी नोटी। हो यार, किसी को ऑफेंड नहीं कर रहा, बस याद करने का तरीका है। सॉरी अगर किसी को ऑफेंड करने का मेरा कोई आइडिया नहीं है, ना इंटेंशन है, मतलब आपको याद होना चाहिए। नोटिफिकेशन मींस अ नोटिफिकेशन पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गैजेट। ऑफेंस क्या होता है? सेक्शन 40 आईपीसी आल्सो डिफाइंस ऑफेंस। यहाँ पे ऑफेंस क्या है? एनी एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन कोर्ट। किसी भी लॉ में पनिशेबल है ना, तो वो offense are for the purpose of CRPC and includes any act in respect of which a complaint may be made under section 20 of the कैटल ट्रेसपास एक्ट। पीटी में पूछ लेते हैं कहीं, कैटल ट्रेसपास एक्ट के सेक्शन 20 में भी अगर दी गई है तो वो हमारी क्या हो जाती है? ऑफेंस ही मान को। उसके बाद ओ टू सब क्लोज ओ से ऑफिसर, पता ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। ये इंक्लूड्स लिस्ट बताता है व्हेन द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन इज एब्सेंट। अगर एसएचओ है वहां का एब्सेंट है अपने स्टेशन हाउस से, या फिर अनएबल्ड फ्रॉम इलनेस और अदर कोज टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज, अपनी ड्यूटीज नहीं परफॉर्म कर सकता क्योंकि वो बीमार है। ठीक है, द पुलिस ऑफिसर प्रेजेंट एट द स्टेशन हाउस हु इज नेक्स्ट इन रैंक टू सच ऑफिसर, मतलब हु इज नेक्स्ट इन रैंक टू एसएचओ एंड इज अबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल। कांस्टेबल के रैंक से ऊपर है और एसएचओ के रैंक से नेक्स्ट है। मतलब समझ लो वहां पे कोई एसआई है, सब इंस्पेक्टर बैठा है। ठीक है, या एएसआई है, एएसआई भी तो उसके ऊपर ही होता है कांस्टेबल से। तो वो अगर वो प्रेजेंट है तो वो उसको उनको हम ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन मान सकते हैं। और व्हेन द स्टेट गवर्नमेंट सो डायरेक्ट एनी अदर पुलिस ऑफिसर प्रेजेंट, अगर स्टेट गवर्नमेंट बोलती है कि ये नहीं ये होगा पुलिस ऑफिसर, इसको एसएचओ मानेंगे, तो वो हो जाएगा। तो स्टेट गवर्नमेंट का एग्जेक्टिव डिसीजन है, स्टेट के पास पावर है, कोई बड़ी चीज है। प्लेस क्या? प्लेस इंक्लूड बताइए आपको क्या? एच बी टीवी इंक्लूड्स हाउस,
बिल्डिंग, टेंट, वेसल, व्हीकल। ठीक है, उसके बाद प्लीडर क्यों बोला तू पीपी बन जा, क्यों बनेगा कि तू प्लीड करियो। प्लीडर वाई, when used with reference to any proceedings in any court means a person authorized by or under any law for the time in force to practice in such court and includes any other person appointed with the permission of court to act in सच प्रोसीडिंग। सिंपल सी बात है, जो भी बंदा कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में पार्ट ले सकता है और प्रैक्टिस कर सकता है उस कोर्ट में, तो उसको हम प्लीडर बोल देते हैं। या फिर कोई अदर पर्सन जो कोर्ट की परमिशन से अपॉइंट हुआ है और वो प्रोसीडिंग्स में एक्ट कर सकता है, उसको भी हम प्लीडर बोल सकते हैं, कोई बड़ी चीज है नहीं। पुलिस रिपोर्ट क्या होती है? रिपोर्ट फॉरवर्डेड अंडर सेक्शन 173 सब क्लोज 2। ठीक है, इसमें पुलिस रिपोर्ट फॉरवर्ड होती है हमारी 173 सब क्लोज 2। एक या जो हम चार्जशीट बोलते हैं, चालान बोलते हैं, ये सारी चीजें क्या है? इनको ये सारी पुलिस रिपोर्ट ही होती है, इनको पुलिस रिपोर्ट ही बोलते हैं। अगर हमने पुलिस रिपोर्ट फाइल करनी है तो 173 सब क्लोज 2 में ही होगी। उसके बाद आ जाएगा पुलिस स्टेशन। क्या है? पुलिस स्टेशन मीन्स एनी पोस्ट और प्लेस डिक्लेयर्ड जनरली और स्पेशली बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू बी अ पुलिस स्टेशन एंड इंक्लूड्स एनी लोकल एरिया स्पेसिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ। सिंपल सी बात है, पुलिस स्टेशन क्या होगा? ठीक है, स्टेट ने सबको अंदर जेल में बंद करना है, तो कौन डिफाइन करेगा? तो स्टेट ही डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे, स्टेट गवर्नमेंट ही। एनी पोस्ट, कोई भी प्लेस डिक्लेयर्ड जनरली या स्पेशली बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू बी अ पुलिस स्टेशन एंड इंक्लूड्स एनी लोकल एरिया स्पेसिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ। उसके बाद प्रिस्क्राइब्ड क्या हो जाता है? टू सब क्लोज टी। प्रिस्क्राइब्ड मीन्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द रूल्स मेड अंडर दिस कोड। कोई बड़ी चीज है नहीं। यू पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है? any person appointed under section 24 and includes any person acting under the directions of a PP। यहाँ तो जो वो वाला पर्सन जो सेक्शन 24 में अपॉइंट हुआ है या फिर जो पीपी की डायरेक्शंस में काम कर रहा है, वो दोनों पीपी होते हैं। ठीक है, अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 24। सेक्शन 24 में याद रखना, स्टेट गवर्नमेंट भी अपॉइंट करती है पीपी को और सेंट्रल गवर्नमेंट भी करती है। और जब वो हाई कोर्ट का पीपी अपॉइंट होता है ना, उसके लिए कंसल्टेशन चाहिए होती है। किसकी कंसल्टेशन चाहिए? हाई कोर्ट की। देखो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है, पर कंसल्टेशन किसकी चाहिए? हाई कोर्ट की। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी पीपी अपॉइंट कर सकती है। अब आप लोग एपीपी अपॉइंट होना, तो एपीपी कहाँ पे बताया गया? सेक्शन 25 में पढ़ोगे तब पढ़ाऊंगा। ठीक है, उसके बाद सब डिवीजन क्या होती है? मीन्स अ सब डिवीजन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट। सिंपल। समन्स केस क्या होता है? मीन्स अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस एंड नॉट बीइंग अ वारंट केस। इसमें ये सिंपल सी ये बोल रहा है कि एक वारंट केस के अलावा जितने भी केस हैं, है ना, वो समन केस हो गए। अब सबसे पहले हमको वारंट केस देखना पड़ेगा, विक्टिम हम बाद में देखते हैं। वारंट केस क्या है? मींस अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 2 ईयर। देखो, प्लस 2 ईयर। अगर कोई भी ऑफेंस पनिशेबल विद 2 साल से ज्यादा, तो वो हमारा क्या है? वारंट केस। अगर 2 साल भी पनिशेबल है, तो वो हमारा क्या होता है? समन केस। पहले भी बता। उसके बाद अपना WA आ जाता है, विक्टिम। कब ऐड हुआ? 2009 में ऐड हुआ था, याद रखना, 31 दिसंबर साल के लास्ट दिन। विक्टिम मींस अ पर्सन हु हैज सफर्ड एनी लॉस और इंजरी caused by reason of the act or omission for which the accused person has been charged and the expression victim include his or her guardian or legal heir। बोला था ब्रॉड डेफिनेशन है, गार्डियन भी आएगा, लीगल एयर भी आएगा। और क्या होता है? जिसको भी कोई भी लॉस हुआ हो या इंजरी हुई हो, तो वो हमारा विक्टिम होता है। और वो लॉस या इंजरी उसको क्यों हुई है, उसका इंजरी का कारण क्या था? एक्ट और ओमिशन ऑफ द अक्यूज ने किया था। उसके बाद आ जाएगा टू सब क्लोज बाय वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज्ड हेयर इन मतलब सीआरपीसी। ठीक है, वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज्ड इन सीआरपीसी एंड नॉट डिफाइंड बट डिफाइंड इन द आईपीसी हैव द मीनिंग रिस्पेक्टिवली असाइंड टू देम इन दैट कोड। मतलब जो आईपीसी में डिफाइन है पर सीआरपीसी में नहीं डिफाइन, पर उनको अब हम सीआरपीसी में यूज कर रहे हैं, उन वर्ड्स का हम मतलब कहाँ से लेंगे? उन वर्ड्स का हम मतलब लेंगे आईपीसी से ही। तो इसको बोल देते हैं कंसेप्ट ऑफ पेरीमटीरिया। ठीक है, उसके बाद अपना आ जाएगा कंस्ट्रक्शन एंड रेफरेंसेस। नहीं इंपॉर्टेंट। एनी रेफरेंसेस विदाउट एनी क्वालिफाइंग वर्ड्स टू अ मैजिस्ट्रेट शैल बी कंस्टिट्यूट अनदर द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड इन रिलेशन टू एन एरिया आउटसाइड अ मेट्रोपॉलिटन एरिया, तो उसको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इन रिलेशन टू अ मेट्रोपॉलिटन एरिया एज रेफरेंस टू द मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। कुछ नहीं बता रहे यार, ये कंस्ट्रक्शन एंड रेफरेंसेस है। मतलब ये बोल रहे हैं कि अगर पूरे सीआरपीसी में कहीं भी मैजिस्ट्रेट वर्ड यूज हुआ है और उसके आगे नहीं बताया कि कौन सा मैजिस्ट्रेट है, तो उसका क्या मतलब होगा? अगर वो एरिया मेट्रोपॉलिटन एरिया के बाहर है,
तो उसका मतलब होगा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। अगर वो मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो वो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट होगा। कोई बड़ी चीज नहीं है, ये पढ़ लेना, इसमें से क्वेश्चन नहीं। उसके बाद आ जाएगा ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर आईपीसी एंड अदर लॉ। ऑल ऑफेंसेस अंडर द आईपीसी, देखो ऑल ऑफेंसेस अंडर द आईपीसी shall be investigated, inquired or tried or otherwise dealt with according to the provision herein after contained। हेयर आफ्टर कंटेंट मतलब सीआरपीसी में जो कंटेंट है, आईपीसी के जितने भी ऑफेंसेस है उनका इन्वेस्टिगेशन, उनकी इंक्वायरी, उनका ट्रायल कैसे होगा, सीआरपीसी के अकॉर्डिंग। और मैंने एक चीज ये बताई थी, देखो ऑल ऑफेंसेस अंडर एनी अदर लॉ shall be investigated, inquired or tried and otherwise dealt with according to the same provisions। सेम प्रोविजन मतलब सीआरपीसी की प्रोविजन से, बट subject to any enactment for the timing and force regulating the manner of place of investigating, inquiry or try or otherwise dealing with such offenses। वही बोला कि अगर वो enactment मतलब वो लॉ कोई स्पेसिफिक चीज बता रहा है, कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर बता रहा है उसकी इंक्वायरी का या ट्रायल का या इन्वेस्टिगेशन का, तो वो फॉलो होगा, कोई बड़ी चीज है ही। उसके बाद आ जाएगा सेविंग्स। सेविंग्स आपको पहले भी बताया, सीआरपीसी जब आया, सीआरपीसी किन किन चीजों को इफेक्ट नहीं करेगा। अभी भी सीआरपीसी है तो सीआरपीसी किन किन चीजों को इफेक्ट नहीं कर रहा, ये है सेविंग्स। इसका मतलब सेव हो रहे हैं, ये वाले जो भी चीजें यहाँ लिखी होगी वो सीआरपीसी के इफेक्ट से सेव हो रही है, सीआरपीसी उनको इफेक्ट नहीं करेगी। नथिंग कंटेन्ड इन दिस कोड शैल in the absence of a specific provision to the contrary, इसको भूल जाओ। nothing contained in this code shall affect any special or local law for the timing and force, जो special या local law इस टाइम force में है, या कोई भी special jurisdiction है, या कोई भी special power conferred है, या कोई भी special form of procedure prescribed है by any other law for the timing and force। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोविजन टू द कॉन्ट्ररी, मतलब क्या कि अगर सीआरपीसी में बोला है कि इस चीज को लेके ये सीआरपीसी प्रिवेल करेगा, तो ऑब्वियसली तो सीआरपीसी स्पेसिफिकली बता रहा है तो वहां पे सीआरपीसी प्रिवेल हो जाएगा, नहीं तो ओवरऑल बाकी इन लॉज पे, स्पेशल लॉज पे सीआरपीसी कोई भी प्रभाव अपना नहीं डाले। उसके बाद अपना क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स, ये हमने अभी नहीं करना, ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो आप इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, अभी नया है, ये ना होगी देखो 3-4 सब्सक्राइबर है, इसको क्या सब्सक्राइब करना है, मेहनत लगती है, कर देना, क्या फर्क। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब करना, और अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट बता देना, कमेंट मार के, ताकि मैं और वीडियो बनाऊं और इसको कंटिन्यू रखूं। कोई गाइडिंग फोर्स तो नहीं है ना कि मेरे को यार ये बनानी बना। अगर आप लोगों को इससे कुछ भी 1-2% भी फायदा हुआ है तो मैं जरूर कोशिश करूंगा कि आप लोग सीखो और मैं आपके लिए वीडियो लाता। तो प्लीज बताना मेरे को कैसी लगे। थैंक यू, बाय, चलो मिलते हैं।